चैप्टर 4 एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व। तो इसमें हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। कोई कॉइल है जिसका शेप है वर्गाकार, स्क्वायर शेप में है और उसकी जो भुजा है साइड वो है 10 सेंटीमीटर। इसे मीटर में लिखेंगे तो 0.1 मीटर। इसमें फेरे हैं 20, कैपिटल N बराबर 20। पहले प्रॉब्लम में से मान हम नोट कर लेते हैं जो जो दिए होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, मैं दिखा रहा हूँ इसमें। ये है भुजा है 10 सेंटीमीटर, फेरे हैं 20। ये x से लिख लेंगे, ये n का मान 12 एम्पियर की विद्युत धारा, ये I की वैल्यू हो जाएगी। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी है, इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा 30 डिग्री कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का परिमाण क्या है? बल युग्म का आघूर्ण टो निकालना है। तो इसमें सबसे पहले वैल्यू लिख लें हम। करंट I इक्वल टू 12 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू 0.8, 0 टेस्ला। पॉइंट लगने के बाद लास्ट का 0 कैलकुलेशन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। थीटा दिया है 30 डिग्री। बल युग्म का आघूर्ण टो निकालना है। पंखे की जो मोटर होती है उसको स्विच जब हम ऑन करेंगे तो पंखे की मोटर में करंट घूमने लगेगा। जब करंट घूमने लगेगी तो उसमें मैग्नेट लगी होती हैं मोटर में, कॉइल के इधर उधर। वो मैग्नेट उस कॉइल को घुमाने लगती हैं। तो घुमाने में जो बल आघूर्ण लगेगा उसे कहेंगे टो। टो इक्वल टू mb sin थीटा। m चुंबकीय आघूर्ण यहाँ नहीं है तो m को हम लिख देंगे NIA, इसका फॉर्मूला है m का, और आगे आ जाएगा b sin थीटा। वैल्यू पुट कर रहे हैं। n की वैल्यू 20, I की वैल्यू 12 है। एरिया यहाँ है नहीं, तो कुंडली का शेप स्क्वायर के रूप में है, वर्ग के रूप में है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 0.1, 0.1 तो 0.01। n का मान 20, I का मान 12 है, a का मान ये लगाएंगे 0.01। मैग्नेटिक फील्ड B 0.8 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 30। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ये हटेगा तो नीचे 100। 20 से इन्हें काट दे रहे हैं, 20 पंजे 100। अब हमारे पास ऊपर बचता है 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96, नीचे होगा 5 दाहीं 50 इंटू साइन 30 का मान 1/2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48/50। इन्हें 2 से और काट लें तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा। तो टो की वैल्यू हो गई 24/25। 25 से 24 को डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट लगाना होगा, फिर 0। 25 अट्ठे 25 नेम 225, बचे कितने? 15। 0 उतरेगा, पॉइंट लगा हुआ है। 25 छक 150,
तो आएगा 0.96 और बलागुण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है 2 गैल्वेनोमीटर हैं। उन दोनों गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस एरिया है कॉइल का, उनके मान दिए हैं। तो एक गैल्वेनोमीटर को M1 से लिखा है, एक को M2 से। तो पहले गैल्वेनोमीटर के मान हैं R1 इक्वल टू 10 ओम। उसमें फेरे हैं पहले में, उसकी कॉइल में फेरे 30। कॉइल का एरिया है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। गैल्वेनोमीटर के अंदर मैग्नेट लगी होती है जो कॉइल को इधर उधर से घेरे रहती है। इस तरह से कॉइल में जब करंट आएगा तो ये मैग्नेट इस कॉइल को घुमाती है। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला। दूसरे गैल्वेनोमीटर की वैल्यू दी है, उसका रेजिस्टेंस है 14 ओम। उसमें फेरे हैं 42 और उसका एरिया है 1.8 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नेट का 0.50 टेस्ला। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो वो ज़्यादा बलागुण लगाएगा। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पार्ट ए कहा है M2 और M1 की धारा सुग्राहिताओं का अनुपात बताओ। धारा सुग्राहिता को हम लिख लेते हैं SI, सेंसिटिविटी ऑफ करंट। इसका फॉर्मूला होता है NAB/K। और इसमें एक बात दे रखी है कि दोनों गैल्वेनोमीटर के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, दोनों का स्प्रिंग नियतांक इक्वल है। जो कॉइल एक स्प्रिंग से जुड़ी होती है, जब करंट हम बंद करते हैं तो वो स्प्रिंग सुई को पुनः वापस 0 पे ले आता है। उस स्प्रिंग का कांस्टेंट दोनों में समान है, दोनों में एक सा स्प्रिंग लगा हुआ है। ये फॉर्मूला होता है हमारा धारा सुग्राहिता का। करंट भेजने पर धारा मापी की सुई कितनी विक्षेपित हो जाएगी, वो धारा सुग्राहिता कहलाएगी। तो दोनों का ये रेशियो निकालना है और उस अनुपात में पहले M2 के मान आएंगे, बाद में M1 के। उसमें लिखा है M2 और M1 की धारा सुग्राहिताओं का अनुपात। तो पहले नाम M2 का है तो हम लिखेंगे SI2/SI1। SI2 की जगह इस फॉर्मूला आएगा N2A2B2/K। नीचे आएगा N1A1B1/K। K से K तो कट जाएगा क्योंकि इक्वल दिए हैं। बाकी हमारे पास ये 6 मान बचते हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। N2 की वैल्यू 42, A2 की वैल्यू 1.8 10⁻³ B2 की वैल्यू 0.50। 0.50 को मैं 0.5 लिख रहा हूँ। अपॉन में आ जाए N1A1B1। N1 की वैल्यू 30, A1 की वैल्यू 3.6 10⁻³ B1 की वैल्यू 0.25। ये पॉइंट के बाद केवल 5 लिखा है हमने, यहाँ 0 अगर लगा लें तो इनके पॉइंट हटने में सहूलियत रहेगी। अब देखिए, इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। न्यूमेरिकल करने के लिए पहले हम क्वेश्चन में से मान लिख लेते हैं, फिर संबंधित फॉर्मूला लिखते हैं जो मान निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद अगर पॉइंट ऊपर नीचे कहीं आ रहे हैं, हट रहे हैं, तो उन्हें हटाते हैं। हटाने के बाद अब देखते हैं कि संख्या किससे कौन सी कट रही है। कटने के बाद कट जाएगा, जो रह जाएगा उसकी ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे की मल्टीप्लाई, फिर भाग करेंगे। 25 एकम 25, 25 दूनी 50,
इससे ये हट जाएगा 18 दूनी 36, 2 से ये ऊपर का 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आता है 42/30 इंटू, ये पावर कट गई तो 1 बचेगा। 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, तो 7/5 या लिख सकते हैं 7:5, तो 7:5 ये आंसर हो जाएगा। इसका पार्ट बी पार्ट में पूछा है कि M2 और M1 की बोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात, बोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात। तो ओम के नियम से हम जानते हैं B = IR, रेजिस्टेंस आ गया, तो वोल्टेज सुग्राहिता का जो फॉर्मूला है वो है NAV/KR। धारा सुग्राहिता के फॉर्मूले में K के साथ में क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। इसे दोनों गैल्वेनोमीटर के लिए हम लगाएंगे, तो SB2/SB1 इक्वल टू, ऊपर आएगा N2A2B2/K1R1। यही फॉर्मूला हमने उतार दिया, बस 2 लगा दिया इसमें। नीचे SB1 यही सेम उतारेंगे, उसमें 1 लगा देंगे, N1A1B1/K1R1। इसमें से कुछ कटेंगे, K1 K2 कट जाएंगे। अब हमारे पास 4 राशियां ऊपर बचती हैं, 4 ही नीचे बचती हैं। ये R1 पलट के ऊपर पहुंचेगा, R2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा N2A2B2R1/N1A1B1R2। N2 की वैल्यू दी है 42, A2 1.8 10⁻³ B2 0.50, R1 0.50, R1 है 10 ओम। अपॉन में देखिए N1A1B1, N1 की वैल्यू 30, A1 की वैल्यू 3.6 10⁻³ और B1 0.25, R2 14 है। सभी वैल्यू रखने के बाद अब देखेंगे कट क्या रहा है। तो एक तो पावर से पावर कट रही है, एक ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 18 से 36 कट गया, एक ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 से 50 कट गया, ये 2 से 2 कट गए। अब हमारे पास बचता है 42/30 मल्टीप्लाई 10/14। इस 10 से काटेंगे तो यहाँ 3 बार जाएंगे, और 14 से काटेंगे तो यहाँ 3 बार जाएंगे, तो 3/3 तो आ गया 1। 1 को लिख देंगे हम, नीचे भी 1 ही आएगा, तो 1:1। तो वोल्टेज सुग्राहिता दोनों गैल्वेनोमीटर्स की बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इसे देखिए। एक प्रकोष्ठ माने कोई कक्ष है, बंद डिब्बा है, बॉक्स है, उसमें 6.5 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन इतनी 4.8 × 10⁻6 मीटर/सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा, और वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिए हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो हमने क्वेश्चन को समझाने के लिए एक चित्र बनाया।
ये हमने एक प्रकोष्ठ बनाया है और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगा है, ये लाल क्रॉस से दिखाए हैं। क्रॉस से अगर दिखाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कागज के लंबवत अंदर को होगी, नीचे को होगी। मैग्नेटिक फील्ड ये 6.5 गॉस का है। इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ये है, इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है, तो लंबवत आ रहा है इस तरीके से, लंबवत। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल जब हम लगाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी गति की दिशा के लंबवत फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल की दिशा इसकी गति की दिशा के परपेंडिकुलर होगी, जिसके कारण ये अपनी दिशा से घूम जाएगा। और ये फोर्स जो नीले पेन से दिखा रहे हैं, ये हमेशा इसकी गति के लंबवत रहेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूम जाएगा। तो इसमें पूछा था कि पथ वृत्ताकार क्यों होता है, उसका जवाब है इसका कारण वृत्ताकार पथ। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल, जिसे हम लॉरेंज बल भी कहते हैं, सदैव इलेक्ट्रॉन की गति के लंबवत लगेगा। और गति के लंबवत लगने वाला बल केंद्र की ओर रहेगा। केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल होता है, जिससे ये वृत्ताकार मार्ग का रूप ले लेगा। तो इसमें पूछा है, तो उस समय जो लॉरेंज बल होता है BQB, वो इक्वल हो जाएगा किसके, अभिकेंद्र बल के। इस लॉरेंज बल से यहाँ अभिकेंद्र बल मिलने लगेगा, केंद्र की ओर लगने वाला बल, जिससे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगेगा। अब इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पूछी है, पथ की त्रिज्या R = mb/bq। ये फॉर्मूला आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का वेग ये दिया है 4.8 10⁻6। चुंबकीय क्षेत्र है 6.5 गॉस, 6.5, और गॉस को लिखेंगे 10⁻⁴। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दे रहे हैं, इसे भी हटा दे रहे हैं। 16 के टेबल में 48 आते हैं 3 बार पे, 16 3 48। 3 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 नेम 27, नीचे हो गए 65। 10⁻31 में प्लस की 6 करेंगे तो -25 बचेगी, नीचे -19 और -4 -23। -23 पावर ऊपर जाएगी प्लस की 23, तो 25 में +23 करेंगे, -25 में +23, तो बचेगी -2। और 65 से 273 को करेंगे भाग। 4 बार जा सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 छक 24 और 2 26। घटा दिए, यहाँ 1 पॉइंट लगाया, 0 2 बार, तो 4.2 × 10⁻⁻2 ये पथ की त्रिज्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है कि क्वेश्चन 11 पर आधारित अगर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो उसका मान कितना होगा। क्या ये उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आधारित बनाया गया है और इसमें इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी निकालना है।
देखिए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो, वृत्तीय गति में घूम रहा हो, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, इसकी रेडियस r है, उसका टाइम पीरियड होता है परिधि अपॉन चाल, सर्कम्फ्रेंस अपॉन स्पीड। ये आवर्तकाल हो गया। अब पूछिए इसमें आवृत्ति। तो आवृत्ति होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रम, तो इसका उल्टा कर देंगे, n बराबर 1/t। तो t का जो मान है वो पलट जाएगा, वो हो जाएगा v अपॉन 2πr। n इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये आ गया। अब इसमें v को मैंने ऐसे ही लिखा, नीचे 2π ऐसे ही लिखा, और r की जगह पर r का जो फॉर्मूला यूज किया था अभी, mv अपॉन bq, इसका यूज कर रहे हैं, mv अपॉन bq। तो यहाँ v से v कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2π, और ये bq कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, bq अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा, bq कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो हो जाएगा bq अपॉन 2πm। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया bq अपॉन 2πm। इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि इसमें कहीं वेग नहीं आ रहा है, v कट गया, तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी उसके वेग पर निर्भर नहीं करती है। n इज इंडिपेंडेंट ऑफ v, वेलोसिटी से वो अनिर्भर है। फ्रीक्वेंसी का मान पूछा कि कितना होगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। b मैग्नेटिक फील्ड 6.5 10⁻⁴। गॉस को टेस्ला में बदलते हैं तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि गॉस जो यूनिट है वो सीजीएस में है। क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 2, पाई का मान 3.14, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31। यह पॉइंट ऊपर 2 डिजिट, 1 डिजिट इसमें, 1 इसमें, यहाँ का 2 डिजिट हटा दिया। 16 की इससे मल्टीप्लाई कर ले रहे, कट तो 2 से कट जाएगा, बस 2 8 16, और कुछ नहीं कट रहा है। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 8 छक 48 और 4 52 अपॉन, इनकी मल्टीप्लाई होगी 314 और 9.1, 4 1 3, 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 12, 9 तियां 27 और 1 28, 4 7 5 और ये पॉइंट 1 डिजिट पहले, तो नीचे आ जाएगी 2857.4। ये पॉइंट हटा दूं तो यहाँ 0। पावर देखिए, ऊपर पावर है -4 -19, तो -23, नीचे है -31, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी +31। पावर बचेगी, 31 में से 23 घटाएंगे, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ बचेगी 2, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, प्लस की पावर 8 बचेगी। इससे इसे हम करते हैं डिवाइड, 28,574 से 5200 को, 28,574 से 5200 को बाहर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो गया, 52,000 हो गए, 28 दूनी 56 ज़्यादा हो जाएंगे, 28 एकम 28,
घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 8 गए 3, 4 में से 2 गया 2, जीरो उतार लेंगे। फिर 28,574, 30,000 की राउंड फिगर मानकर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 23 से ज़्यादा ना हो। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 0.7 की मल्टीप्लाई करके देख ले रहे, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49 और 2 51, 7 पंजे 35 और 5 40, 7 अट्ठे 56, 4 60, 7 दूनी 14 और 6 20। 7 बार से कुछ अधिक बच रहा है, 34,026, 28,000 से ज़्यादा है, तो 7 की जगह यहाँ 8 बार जाएंगे और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। 1.8 10 की पावर 7। अगर इस पॉइंट को मैं हटा दूं तो नीचे आ जाएंगे 10, 10 से 7 पावर कम होगी तो 6 बचेगी, तो n इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। 10 की पावर 6 हर्ट्ज को कहते हैं मेगा हर्ट्ज, तो n इक्वल टू 18 मेगा हर्ट्ज। यही आंसर दिया होगा।